देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। योगी कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रदेश में लगेगा 500 मेगावाट के 2 पावर प्लांट। रानी टाइगर रिजर्व यूपी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो 35 करोड़ पौधारोपण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई। जल निगम कर्मियों के समायोजन पर भी मुहर लगी। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो हर मंगलवार को योगी कैबिनेट की यह बैठक रखी जाती है। हालांकि कई कामों की वजह से यह बैठक अलग अलग दिनों पर हो जाती है, लेकिन आज 11 बजे के करीब यह बैठक आयोजित की गई, जहां 1 घंटे के करीब यह बैठक चली, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रस्तावों को जानकारी दी गई। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं। ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहाँ हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है। उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम, राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी, और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोगों का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज ली गई। करीब 1 घंटे ये बैठक चली, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसकी जानकारी दी गई। 14 ये प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगी है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मनीष, 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लगी है। क्या क्या ये प्रस्ताव और कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि जन उपयोगी और जो जनहित के लिए जितने भी प्रस्ताव आते हैं उनको कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार प्रस्ताव को पास करने का काम करती है। आज भी जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उसमें वन को ले लेंगे आप, ऊर्जा को ले लेंगे आप, पीडब्ल्यू को ले लेंगे। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रस्ताव आए थे, उनको मंजूरी दी गई है। 14 प्रस्ताव आए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे तो ऊर्जा के, जो हमने देखा था किस से अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तपिश थी, उसके बाद ओवरलोडिंग की समस्या आपको देखने मिली थी उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बिजली संकट को देखते हुए। अब उसमें 800 मेगावाट का एक पावर पॉइंट लगाया जा रहा है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट लगेगा, जिसमें 50-50% के दोनों होंगे और 50 से 56 महीनों के भीतर में ये दोनों पावर पॉइंट काम करने लगेंगे। आपको बता दूं कि 18,000 करोड़ की लागत से इसका जो पावर प्लांट स्थापित करना है, इसको लेके भी पूरी मंजूरी मिली गई है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे लोक निर्माण विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, तो रामपुर से शाहदाबाद, रामपुर बाजपुर स्टेट हाईवे 144 किलोमीटर का, जो कि 2 अरब 5 करोड़ 36 लाख का है, इसको भी कहीं ना कहीं मंजूरी देखने की बात की गई। वही आपकी बात करेंगे माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर, जिसकी बहुत लंबे समय से प्रस्तावित था। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मिर्जापुर के दौरे पर थे, उन्होंने भी इस कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इसकी बात देखते रहते हैं। उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही हम देखेंगे वन क्षेत्र में जिस तरह से रानीपुर का जो टाइगर रिजर्व नया बनना है, उसको लेके अब जगह चिन्हित करने का प्रस्ताव था, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही आप देखेंगे भारत सरकार के मिशन वात्सल्य योजना, उसको भी राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, जिसको मंजूरी दे दी गई है। साथ ही केंद्रीय सहायता मेडिकल कॉलेज योजना के प्रतापगढ़ यशस्वी मेडिकल कॉलेज के जीर्णोद्धार के लिए जो प्रस्ताव आया था, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। कुशीनगर के कारागार की बात करेंगे तो कारागार विभाग की कुशीनगर में नया कारागार बनना है, जेल बनी है, उसको लेके भूमि चिन्हित की जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी गई है। हाथरस में कारागार के निर्माण हेतु 184 करोड़ रुपए 94 लाख, इसको भी कहीं ना कहीं स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्रीय TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना संबंध में प्रस्ताव आया था, उसको भी मंजूरी दे दी गई। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो वन की हो, PWD की हो, ऊर्जा की हो, शिक्षा की हो, ये वो क्षेत्र आते हैं ऋतु जो कहीं ना कहीं जिनका डायरेक्ट संबंध जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उनसे होती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रस्ताव आए थे, कुल 17 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 14 को मंजूरी दी गई, जिसमें ऊर्जा, PWD, कारागार, वन, शिक्षा और साथ ही साथ
चिकित्सा को लेके मंजूरी मिली है। तो माना जा रहा है कि काफी अहम बैठक थी और इस बार भी जो जनहित की जितनी भी प्रस्ताव आए थे उनको कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोंडा के एसपी आकाश तोमर को पद से हटाया गया है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी आकाश तोमर के सोने की खबर चलने के बाद यह एक्शन लिया गया। पीएसी बरेली में सेना नायक के पद पर हुई आकाश तोमर की तैनाती, तो गोंडा के एसपी बनाए गए अंकित मित्तल। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। एसपी आकाश तोमर के सोने की खबर चलने के बाद ये एक्शन लिया गया है। तो गोंडा से ये खबर आपको दे रहे हैं। गोंडा ने एसपी आकाश तोमर को पद से हटाया। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का यह असर, एसपी आकाश तोमर के सोने की खबर चलाने के बाद यह एक्शन लिया गया है। पीएसी बरेली में सेना नायक के पद पर हुई आकाश तोमर की तैनाती। गोंडा के एसपी बनाए गए अंकित मित्तल। तो एसपी आकाश तोमर के सोने की खबर न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाई थी और इसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर, जहां एसपी आकाश तोमर को हटाया गया। पीएसी बरेली में सेना नायक के पद पर हुई आकाश तोमर की तैनाती। तो गोंडा में एसपी आकाश तोमर को पद से हटाया है। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, गोंडा के एसपी आकाश तोमर की जिस तरह से न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरी खबर को दिखाया था, सोते हुए वीडियो दिखाया था, उसके बाद यह एक्शन देखने को मिला है। देखिए, सोते हुए वीडियो न्यूज़ वन इंडिया ने नहीं दिखाया था। न्यूज़ वन इंडिया ने सवाल उठाया था कि जो जिले के कप्तान साहब हैं उनकी लतीफी की वजह से, उनकी आराम तलबी की वजह से तमाम जो पुलिस फोर्स के अफसर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब खबर दिखाई गई तो खबर के बाद जो उसका असर भी हुआ है और सरकार ने आकाश तोमर को पीएसी बरेली ट्रांसफर किया और उनकी जगह एक नए अफसर की तैनाती कर दी। तो बताने का मतलब बस यही है कि लगातार जो है इस तरह की जो खबरें जो उठाई जाती हैं उसका कहीं ना कहीं असर जरूर होता है। और न्यूज़ वन इंडिया ने इस हफ्ते जो खबर दिखाया था उस खबर का असर हुआ। उस खबर का संज्ञान लेते, संज्ञान ही कहेंगे, संज्ञान लिया शासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए अफसरों ने, और गोंडा से उन्हें रिलीव कर दिया गया है और गोंडा से वो निकल के अब बरेली पहुंच रहे हैं। और जो महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ था कि चूंकि कप्तान साहब आराम बहुत करते हैं जिसकी वजह से तमाम जो काम है वो बाधित होते हैं, तो उसका असर ये हुआ है कि अब कप्तान साहब को शासन स्तर से हटा दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी इस जानकारी को देने के लिए। गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी में ट्रेन के कई खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। अयोध्या के आगे बढ़ने पर वंदे भारत ट्रेन पर शरारती तत्वों ने फेंके पत्थर। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों के टूटे शीशे। वहीं सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने की पुष्टि। पीएम मोदी ने 7 जुलाई को दिखाई थी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। वंदे भारत दिनांक 11/7/23 को सोहावल स्टेशन के पास आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया है कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया है। इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि इसी ट्रेन से दिनांक 9/7/2023 को एक मुन्नू पासवान की 6 बकरियां जो कि उस समय ट्रैक पर थी, ट्रेन के गुजरने के दौरान ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के आक्रोश में आज मुन्नू और उनके 2 बेटे अजय और विजय के द्वारा जब ट्रेन गुजर रही थी तो उस पर पत्थर फेंका गया है। इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पे आरपीएफ रोनाही पुलिस की टीम मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। कोई भी यात्री घायल नहीं है, किसी कोई हताहत नहीं। तो वंदे भारत ट्रेन पर यह पत्थरबाजी की गई। अनिल निषाद हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, वंदे भारत ट्रेन पर यह पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। 7 जुलाई को इसे हरी झंडी दिखाई गई और आज ट्रेन के शीशे टूटते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है 8:15 से वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो अयोध्या से निकली और वो यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है सोहावल, जहाँ से 200 मीटर आगे कुछ अराजक तत्वों ने इस पर पथराव किए। लगभग 4 से 5 बोगियों के डिब्बे उन्होंने फोड़ दिए, जिसको लेकर पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि उनकी जो बकरियां हैं वो इसी ट्रेन से कट गई थी, जिसको लेकर वो काफी गुस्से में थे। इसी को लेकर उन्होंने इस पर पथराव किया।
बहरहाल पुलिस ने तीनों लोग को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी को देने के लिए। 2024 चुनाव से पहले स्मृति ईरानी एक्टिव लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थौरी गांव में कर रही जन सुनवाई। तो 2024 चुनाव से पहले स्मृति ईरानी एक्टिव नजर आ रही, लगातार अमेठी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं और इस दौरान थौरी गांव में जन सुनवाई कर रही स्मृति ईरानी। तो जनता की समस्याओं को सुनते हुए स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। लगातार एक एक की समस्याएं सुनी और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए, जनता को कोई परेशानी ना हो, इसका संदेश दिया है और जल्द से जल्द जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। तो तमाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे थौरी गांव के और अपनी समस्याओं को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बताते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से अधिकारी उनकी समस्याओं को अनसुना करते हैं और इसी पर निर्देश देते हुए अधिकारियों को नजर आई। संवाददाता अमेठी से हंसराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज, लगातार एक्टिव स्मृति ईरानी नजर आ रही है, अमेठी दौरे पर लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2024 को लेकर के बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही हैं और देखा जाए तो हफ्ते में ये दूसरी बार है जो कि 2 दिवसीय का दौरा है, जहां आज वो जो है अमेठी उनका दूसरे दिन का दौरा है। आज वो कैमा, पिछूती, थौरी सहित लगभग आधे दर्जन गांवों में जाकर के लोगों से मुलाकात किया। सरकार आपके द्वार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की सांसद हैं, लोगों के दरवाजे पे जा रही हैं, लोगों के गांव में जा रही हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं और लोगों की शिकायतों को जान रही हैं और वहीं मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारी द्वारा तुरंत शिकायतों का निस्तारण भी करवा रही हैं। तो जिस तरह से देखा जाए 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है और जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार जो है अमेठी का दौरा कर रहे हैं और अमेठी के लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अमेठी के लोगों की जो शिकायतें हैं उसको भी सुन रही हैं और लोगों से जनसंवाद कर रही हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार सक्रिय नजर आ रही है, कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोई चूक नहीं करना चाहती है। जी और हंसराज, इसके साथ ही साथ लगातार स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच रही हैं, आगे क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कितने दिन और अमेठी में मौजूद रहेंगी? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज 2 दिवसीय दौरा लगा था जो कि आज उनका दूसरा दिन है और आज वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी, आज वो चली जाएंगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि हफ्ते में ये दूसरा राउंड है, दूसरी बार, पिछली बार अभी 3 दिवसीय दौरे पर आई थी और हफ्ता भर नहीं बीता कि फिर 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ गई। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार बनी रहना चाहती हैं और अमेठी के लोगों के साथ जुड़ी रहना चाहती हैं। जी ठीक है हंसराज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वही सपा नेता नवाब अली अकबर ने थामा कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस दफ्तर में दिनेश सिंह ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं नवाब अली अकबर, तो कांग्रेस का दामन थाम लिया है नवाब अली अकबर ने। तो कांग्रेस दफ्तर में दिनेश सिंह ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। तो लगातार 2024 चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति हम देख रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग दलों में शामिल हो रहे ये बड़े चेहरे और इस दौरान शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं नवाब अली अकबर, जो कि अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिनेश सिंह ने कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं नवाब अली अकबर, जो कि अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख देखा जा रहा है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार 24 चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति अभी से दिखने लगी है और अब देखिए नवाब अली ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो लगातार पार्टियों का जनाधार जो है
आ रही है, यानी कि इस पार्टी सदस्यता लोगों को दिलाई जा रही है और साथ ही साथ में कांग्रेस अपने पूरे कांग्रेस बढ़ाना चाहती है। यानी साथ ही जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, इनके नवाब अली अकबर ने आज कांग्रेस का दामन थामा है, उनको सदस्यता जो है वो दिनेश सिंह ने दिलाई है। साथ ही साथ में जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पिछले 3 हफ्ते से लगातार जो है कांग्रेस की सदस्यता अभियान चल रही है और लगातार पार्टी को लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। यानी साफ माना जा रहा है कि 2024 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और लगातार लोगों को संवाद कर रही है, लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। यानी साफ है कि अपने कुर्मे को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पार्टी आगे बढ़ के काम कर रही है। इसके साथ ही साथ में उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि के व्यक्ति होंगे और अपने जिले में या अपने जनपद में अच्छा कार्य किया हो, उन्होंने जनता के साथ में उनका संवाद अच्छा रहा हो, लगातार जनता के साथ में उनकी उठक रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कांग्रेस अपने साथ में जोड़ करके आगे बढ़ना चाह रही है और लोकसभा की तैयारियों पूरी तरीके से जुटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। वहीं आपराधिक छवि के लोग नहीं चला सकेंगे शैक्षणिक संस्थान, साफ स्वच्छ छवि के लोग ही शिक्षण संस्थान चला सकेंगे। शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को देना होगा शपथ पत्र। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने की व्यवस्था, अदालत से किसी मामले में कोई सजा नहीं सुनाई गई का देना होगा शपथ पत्र। तो रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी और चिट्स की तरफ से प्रदेश के सभी उप निबंधकों सहित निबंधकों को निर्देश। तो स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य है। शिक्षण संस्था से जुड़ी प्रबंध समिति के पंजीयन और नवीनीकरण के समय देना होगा शपथ पत्र। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब एक्शन में सरकार है। किसी भी शिक्षण संस्था को चलाने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत कर रही है, नकल माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। और एक और चीज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो चिट एंड फंड्स है, जहां से जो प्रबंधकीय विद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से निर्देशित कर दिया गया है कि हर वर्ष जब विद्यालय का नवीनीकरण होगा उस दौरान भी जो संबंधित प्रबंधकीय जो शिक्षक होंगे उनको ये देना होगा कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं, किसी कोर्ट से उनको सजा नहीं हुई है, उनको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि कानूनी आधार पर उनके खिलाफ में आ रही हो। हालांकि जब नवीनीकरण कराया जाएगा तब भी ये देना होगा और साथ ही साथ जब प्रबंधकीय किसी भी विद्यालय की कमेटी का गठन होगा उस दौरान भी रजिस्ट्रेशन के वक्त भी ये लिखित तौर पर देना होगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो शिक्षा विभाग में ना शामिल होने पाए, जिसको लेकर ये नियम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जो चिट एंड फंड्स जो रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ भेज दिया गया है। ये निर्देश पूरे प्रदेश भर के सभी ऐसे प्रबंधकीय विद्यालयों पर लागू होगा जो कि इस व्यवस्था के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए।